मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लघु विद्यालय में। और आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा से नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी अपने नेचुरल नंबर होते हैं वो दो क्लासेस में सब डिवाइडेड रहते हैं। कौन कौन से? एक तो कंपोजिट और दूसरे कौन से? प्राइम नंबर, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी होगी तो मैंने वहाँ पे क्लियर किया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि जिसमें किसी और प्राइम का भाग जा सके, दो या दो से अधिक प्राइम्स का भाग जा सके, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। या फिर जिन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 प्राइम्स मिले या फिर मिनिमम 3 फैक्टर्स मिले। नहीं समझ में आया? देखिए कि 28 लेता हूँ मैं। अगर मैं 28 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखूं तो इसे लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, है ना। तो यहाँ पे अपने मिनिमम कितने फैक्टर आए? 3 फैक्टर, है ना। अगर 3 फैक्टर आ रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर। अगर वो नंबर किसी और प्राइम से सब डिवाइडेड है तो वो कंपोजिट नंबर। ये देखिए 2 से है, 4 से है, 14 से है एंड 28 से इटसेल्फ है ना। तो किसी और प्राइम से भी सब डिवाइडेड है, सॉरी डिविजिबल है। और तीसरी बात क्या, अगर मैंने ये बोला कि 3 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन कई बार किन्हीं नंबर्स में 2 फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे 39 का देखिए, इसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखूंगा 3 इंटू 13। तो यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं तो वहाँ चेक कीजिए कि एटलीस्ट 2 प्राइम्स होने चाहिए, तो वो अपने कंपोजिट नंबर। और प्राइम्स नंबर्स के बारे में मैंने क्या बोला था कि वे संख्याएं जिसमें या तो 1 का भाग जाए या फिर स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, या तो 1 का या फिर खुद उसी संख्या का भाग जाए। अगर खुद उसी संख्या का भाग जा रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 1 इंटू इटसेल्फ। जैसे मैं बात करूँ 3 की, 3 एक प्राइम नंबर है, या तो इसमें 1 का भाग जाता है या 3 का भाग जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम अपने 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और एक प्राइम जो वो खुद होता है, ठीक है। प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, जो हमें ये बताती है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम की घातों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। और प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। नहीं आया समझ में? देखिए मैं बात करता हूँ 28 और 36 एंड 39 की। ये 3 नंबर हैं। मुझे बात बताइए, कंपोजिट है प्राइम नंबर? देखिए इसमें 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, ये है अपना कंपोजिट नंबर। इसमें 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 12 का भाग जाता है, 18 का भाग जाता है, ठीक है। ये भी अपना कंपोजिट नंबर। ये देखिए इसमें 3 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है, तो ये भी अपना कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो 28 को मैं किस तरीके से लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 7, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 1। 36 को मैं किस तरीके से लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 की पावर 2।
एंड 39 को मैं लिखूँगा 3 इंटू 13 या 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट था कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम्स की घातों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं भैया। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहे थे कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, मैच नहीं करेगा। मुझे एक बात बताइए, ये मैच कर रहा है क्या? ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्राइम फैक्टराइजेशन से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्राइम फैक्टराइजेशन से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्राइम फैक्टराइजेशन से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ? अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या हुई कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed in product of primes with their exponent. And every composite number has unique prime factorization। हो सकता है कि मेरी डेफिनेशन आपके बुक की डेफिनेशन से मैच नहीं करे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रटना है, आपको मगअप करना है, तो आपकी बुक की डेफिनेशन मगअप कीजिए, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलेगा वो यही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रही थी। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन क्या है कि भैया ये यूज़ में क्यों आ रही है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका बहुत सारा यूज़ आता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट, उनका सम, जो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में जो अपने प्राइम्स के एक्सपोनेंट आते हैं उनका प्रोडक्ट, उनका सम, ये सब निकालना होता है। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ एक एक की। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। As the name indicates that कि HCF is highest common factor। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जितने भी अपने गिवन नंबर हैं, गिवन कंपोजिट नंबर, ठीक है, उनमें जो भी अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आए वो अपना HCF होता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन दूँ तो HCF वह बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है सॉरी, जिसका सारे गिवन्स नंबर्स में भाग चला जाए। कि HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर that can divide all given number। नहीं आया समझ में? देखिए, दो एग्जांपल लेता हूँ, 36 एंड 48। ठीक है, तो 36 एंड 48 को मैं प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखूँ तो 36 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 9, 3 ज़ा 3, 3 एंड 1। ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली बात करूँ 48 की, तो 48 को करते हैं 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 6,
टू ज़ा थ्री, 3 और 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, इसके प्राइम के एक्सपोनेंट के रूप में 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन प्राइम्स कौन से आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन प्राइम्स देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। दोनों में एक तो कॉमन प्राइम आ रहा है 2 और एक कॉमन प्राइम आ रहा है 3। ठीक है, फिर क्या करना है कि हमें देखना है कि लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, सबसे कम पावर कौन सी है। ठीक है, सबसे कम पावर देखिए 2 की सबसे कम पावर कौन सी है दोनों में, 2 की पावर 2, तो लिखा हमने यहाँ पर 2 की पावर 2। और 3 की बात करूँ तो देखिए 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, 3 की सबसे कम पावर कौन सी है, तो सबसे कम पावर है 3 की पावर 1। और मैंने इसको कर दिया गुना और ये आ गया हमारा एचसीएफ, जो कि निकल के आया क्या, 12। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अपन ने ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों लिखा है ना। मैंने क्या बोला था कि वह बड़े से बड़ा फैक्टर जिसका सारे जो अपने गिवन नंबर है उसमें भाग चला जाए, है ना। मुझे एक बात बताइए, इसमें 2 का भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, कॉमन फैक्टर भी है ना, तो इसका एचसीएफ 2 हो सकता था। चलो हमने लिख लिया। अब देखिए 4 की बात करता हूँ मैं, 4 4 से भाग देता हूँ मैं, इसे 12 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, मतलब ये 4 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूँ तो ये 16 बार जाता है, ये 12 बार जाता है, तो 3 भी जा रहा है ना। और बताइए 6 से जा रहा है, नहीं। 9 से जा रहा है, नहीं। 12 से देखिए, 12 से बात करूँ तो 12 ये आ गया, 12 4 जा एंड 3 जा, ये जा रहा है। 24 से बात कीजिए, नहीं जा रहा, 36 एंड 14 हो गया। मुझे एक बात बताइए, कॉमन फैक्टर तो ये भी आ रहे थे 2, 4, 3 एंड 12। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर तो 2 भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था। लेकिन एचसीएफ वो होता है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना 12 है, इसीलिए हम इसे एचसीएफ मानेंगे। कॉमन फैक्टर तो 2, 4, 3 भी है, लेकिन हमें एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। समझ में आया। अगर क्वेश्चन में जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि 48 एंड 36 का एचसीएफ बताइए, और मैंने ऑप्शन में ये लिख दिया कि भैया एक तो 7 है, एक बी लिख दिया मैंने 4 है, सी लिख दिया 8 है और डी लिख दिया 9। मुझे एक बात बताइए, इसमें 12 तो एचसीएफ निकल ही नहीं रहा है ना, और क्वेश्चन में हमने आंसर भी लगाना है, तो कॉमन फैक्टर तो है ना इसमें, तो इसे हम एचसीएफ भी तो मान सकते हैं, तो ये अपना एचसीएफ भी तो हो सकता है 4। ठीक है, समझना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे निकले जा सकते हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, और मुझे एक बात बताइए, इस 12 का 48 में भी भाग जाता है, 36 में भी भाग जाता है, तो यही तो लिखा मैंने, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट कैन डिवाइड ऑल गिवन नंबर। ठीक है, एचसीएफ समझ में आया। मैं बात करता हूँ एलसीएम की। एलसीएम की, as the name indicates that LCM is least common multiple। ठीक है, ये तो आपको जो एलसीएम का जो फुल फॉर्म था उससे समझ में आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें चुनना होता है। दूसरी डेफिनेशन की बात ये करें कि एचसीएफ हमारा वह छोटे से छोटा गुणनखंड होता है
जिसमें सभी जो दिए हुए नंबर हैं उनका भाग चला जाए, कि एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल in which we can easily divide by all given numbers। ठीक है, मैं ही पुराना वाला अगर एग्जांपल लूँ 36 एंड 48 का, मुझे बताइए 36 का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 की पावर 2, एंड 48 का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1। जहां हमने एचसीएफ में देखा था कि हमें जो गिवन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर को निकालना होता था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि जितने भी गिवन नंबर हैं उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं उसमें सारी की सारे प्राइम नंबर्स को लेना है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में बताइए कितने प्राइम्स आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा, तो 2 ले लिया एंड 3 ले लिया। जहाँ एचसीएफ में हम लीस्ट एक्सपोनेंट चेक करते थे, यहाँ हमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट चेक करना है। तो मुझे बताइए 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना। 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है अपना 4, तो 2 की पावर 4, और 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखिए कितना 2, तो 2, और इनका प्रोडक्ट हो गया अपना एलसीएम। 2 की पावर 4 होता है अपना 16 एंड 9, और ये हो गया 144। मैंने क्या बोला, एलसीएम है वो वह छोटे से छोटा गुणनखंड है जिसमें गिवन नंबर का भाग चला जाए, तो ये छोटे से छोटा गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें 36 का भाग जाता है जी, 36 का भाग जाता है, हाउ मच 4 टाइम्स। और 144 में देखिए 48 का भाग जाता है। ठीक है, कितनी बार जाता है, 3 बार। अब यहाँ देखिए, वहाँ पे अपन कॉमन फैक्टर बहुत सारे हो सकते थे एचसीएफ में, यहाँ एलसीएम में हमारे पास कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं 144 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 288 आता है ना। जहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपना निकल के आएगा 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3 की पावर 2। मुझे एक बात बताइए, 288 में 48 का भाग जाता है 6 बार जाता है, 36 का भाग जाता है सर 8 बार जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसे और गुना करूं कितना आएगा, 2 जा 400, 560 एंड 596, ये भी एक इसका कॉमन मल्टीपल है जिसमें 48 का और 36 का भाग जा सकता है, लेकिन जो हमारा एलसीएम की डेफिनेशन होती है उसमें हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहता है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या आता है, 144। आ रही बात समझ में। ठीक है, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, जिसमें हमने ये बोला कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है कि उन्हें हम प्राइम्स के एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये बोला कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो दूसरे कंपोजिट नंबर से अलग होता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, एचसीएफ के बारे में पढ़ा।
फिर हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा, और लास्ट चलो थोड़ा सा और डिटेल के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एचसीएफ एंड एलसीएम क्या करते हैं दोनों में? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो कॉमन प्राइम्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, नोट डाउन कॉमन प्राइम्स। और एलसीएम हम क्या करते थे कि जितने भी प्राइम्स नंबर हैं वो सारे के सारे लिखते थे कि नोट डाउन ऑल प्राइम्स नंबर, नोट डाउन ऑल प्राइम्स। फिर हम यहाँ पे एचसीएफ में क्या करते थे, लीस्ट एक्सपोनेंट चेक करते थे, लीस्ट पावर को चेक करते थे, और यहाँ हम क्या करते थे, ग्रेटेस्ट पावर को यारे ग्रेटेस्ट पावर को सेलेक्ट करते थे। मुझे एक बात बताइए, ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट लीस्ट, जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और आप वहाँ पर बात हो रही हो अधिकतम, हाईएस्ट, लीस्ट या न्यूनतम की, तो अधिकतम के लिए आप हमेशा एचसीएफ निकालेंगे और न्यूनतम वस्तुओं के लिए, न्यूनतम मान के लिए हम हमेशा एलसीएम का यूज में लेंगे। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम में समझ में आ गया। चलो अब अपनी लास्ट एक थ्योरम है उसे देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि P एक प्राइम नंबर है, P इज ए प्राइम नंबर, और दूसरा एक नंबर है n जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो थ्योरम ये बोलती है कि इफ P डिवाइड्स n स्क्वायर, सो P also divides n। एग्जाम्पल देखिए, मैं 36 की बात करता हूँ। 36 किन किन प्राइम नंबर से डिविजिबल है आप मुझे बताइए। एक तो 2 से डिविजिबल है और एक 3 से डिविजिबल है। मैं प्राइम्स की बात कर रहा हूँ, नॉट कंपोजिट नंबर। प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनमें या तो एक और खुद उस संख्या का मल्टीपल मीन्स 2 फैक्टर होने चाहिए, और 2 फैक्टर के साथ साथ उनकी पावर वो एक्सपोनेंट भी 1 होनी चाहिए। अगर मैं 121 की बात करूं जो कि 11 का स्क्वायर है, मुझे बताइए ये 121 एक प्राइम नंबर थोड़ी ना है, नहीं है ना, क्योंकि 11 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एक्सपोनेंट 2 आ रहा है। समझ में आ गया? देखिए समझ में आ गया ना, कंपोजिट नंबर हो क्या, ये कंपोजिट नंबर है। और 11 क्या, 11 में या तो 1 का भाग जाता है या फिर खुद 11 का भाग जाता है, न किसी के स्क्वायर का, एक 11 के स्क्वायर का भाग नहीं जाता। अब 1 की पावर तो कितनी बार गुना करूँ कि यहाँ पे मैं 1000 इनफाइनाइट कर दूँ तो भी 1 ही आंसर आएगा उसका। ठीक है, तो 1 की बात नहीं करते, 11 की पावर और कोई हो सकती है क्या? इसमें नहीं हो सकती ना, 1 ही रहेगी ना। इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि इस 36 में 4 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है, जो 2 का स्क्वायर है एंड 3 का स्क्वायर है, इसलिए मैं इसे नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो प्राइम्स अपने 2 और 3 हुए, और n स्क्वायर है अपना 36। अगर मैं n की बात करूँ तो अपना 6 आएगा। अगर 6 आएगा तो p अपना प्राइम अगर 2 लेता हूँ तो ये 2 से भी डिविजिबल है ना। अगर मैं प्राइम 3 लेता हूँ तो ये 6 है जो 3 से भी डिविजिबल है।
कहने का मतलब क्या कि यदि जो p है हमारा प्राइम नंबर है n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो n को भी डिवाइड करेगा। दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलूँ कि 100 है जो कि n स्क्वायर मानते हैं इसको। मुझे एक बात बताइए, n स्क्वायर है वो कितने प्राइम से डिविजिबल, या तो 2 से है या 5 से है, ये दो ही तो प्राइम्स हैं। इसके अलावा तो और कोई प्राइम बनने वाला नहीं। 2 या 5 से ही तो डिविजिबल है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका जो n है वो कितना निकल आएगा, 10। तो भैया ये 10 है वो 2 से भी डिविजिबल है, और जो हमारा 10 है वो 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हर प्राइम के लिए ट्रू है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, जिसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालेंगे। कौन सा लेते हैं, 26 और 36 एंड 48। मुझे इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते, 26 को लिखेंगे 2 इंटू 13 की पावर 1 लिख दिया। 36 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली 48 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, और भी भाई सिंपल करके दिखाना है तो 26 को देखिए भैया इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 36 को भैया इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 9 3 3 3 1। एंड 48 को लिख सकते हैं 2 24 2 12 2 6 2 3 3 एंड 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो बात करते हैं अपने एचसीएफ की एंड एलसीएम की। हमने पहला स्टेप तो कर ही लिया प्राइम फैक्टराइजेशन का। एचसीएफ में हम क्या देखते थे कि जो गिवन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हम कॉमन प्राइम्स को नोट डाउन करते थे। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है सब, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लिख दिया हमने 2। मुझे बात बताइए 3 देखिए, 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो हम 3 नहीं लिखेंगे। 13 देखिए, 13 केवल एक में है, बाकी 2 में नहीं है, इसलिए 13 में नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या करते थे, प्राइम्स को लिखने के बाद क्या करते थे, ऐसे में जो प्राइम की लीस्ट एक्सपोनेंट है ना, उसे लिखते थे। तो बताइए तीनों में 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है अपना 1, 2 की जो सबसे न्यूनतम पावर क्या है 1, और तो हमने लिया ही नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2। एलसीएम की बात करते थे तो एलसीएम में क्या करते थे हम कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें हम लिखते थे। देखिए कितने प्राइम्स आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 13 आ रहा है। हमने लिख लिया 2, एक लिख लिया 3, एक लिख लिया 13। फिर हम क्या कहते थे कि जो हमने प्राइम्स लिख लिए और उसके बाद प्राइम्स की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट देखते थे, हाईएस्ट पावर देखते थे। तो 2 की हाईएस्ट पावर बताइए मुझे क्या, 2 की हाईएस्ट पावर है 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या, 3 की हाईएस्ट पावर है 2। और 13 की हाईएस्ट पावर क्या, 13 की हाईएस्ट पावर 1, और इनका मल्टीपल हो जाता है हमारा एचसीएफ। 16 नंबर 144 इंटू 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52, सॉरी 13 चौका 52, 13 और 5 18। यह हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है,
समझ में आया? आज की इस कॉन्सेप्ट क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो बाय।